Hello children of 11th class of the Brain Shapers School. Today we are taking one dimensional motion. तो आज हम ले रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन. तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्ट और मोशन ये दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है. तो सिंपल डेफिनेशन दे दें कि इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम with respect to its surroundings, then the body is called to be at rest. ठीक है. तो अगर और मोशन क्या होता है, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस with respect to its surroundings with time, then this body is in motion. तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो वो रेस्ट में होता है, और अगर चेंज होती है तो वो मोशन में होता है. ठीक है. तो ये आपने समझ लिया. दूसरी चीज जान लीजिए कि रेस्ट और मोशन जो है दोनों सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं. कई बार क्या होता है, हमारी सराउंडिंग चेंज हो जाती है तो उससे भी वो मोशन कहलाता है. जैसे मान लीजिए कि वास्तव में क्या होता है कि जो दुनिया में टर्म्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं. टर्म्स यानी पद यानी शब्द. जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है एब्सलूट. एब्सलूट का मतलब है जो सही सही होता है, और दूसरा होता है रिलेटिव. जिसे हम कहते हैं कि ये पेन है, तो कोई चीज पेन है, तो पेन एक एब्सलूट टर्म है कि भाई कोई चीज पेन है तो वो पेन है. अगर मैं कह रहा हूं ये पेन है और आप जानते हैं ये पेन है, तो ये पेन ही है. उसके लिए भी ये पेन है जो नहीं मानता कि ये पेन है, और कोई इस दुनिया में इसे पेन कहने वाला ना भी बचेगा तो भी पेन रहेगा. तो अगर कोई चीज पेन है तो पेन है. तो पेन होना एब्सलूट टर्म है. लेकिन जैसे हम कहें कि बड़ा होना, छोटा होना, भारी होना, हल्का होना, ये सब क्या है, ये सब रिलेटिव टर्म है. जैसे मैं अपने को कहूं मैं बहुत भारी हूं, मैं भारी हूं, मैं इंसान हूं, तो ये तो एब्सलूट टर्म हो गया. लेकिन मैं भारी हूं ये रिलेटिव टर्म है, क्योंकि अगर मुझसे भी भारी कोई पहलवान आ जाएगा तो उसको देख के मैं कहूंगा मैं हल्का हूं. तो अभी मैं कह रहा था मैं भारी हूं, अब मैं कह रहा हूं मैं हल्का हूं. तो मैं इंसान हूं, उसमें तो चेंज नहीं आया, लेकिन भारी में चेंज आ गया, मैं हल्का हो गया. तो कहने का मतलब ये निकला कि अगर ये कोई इंसान है ए और कोई इंसान है बी, तो हम कह सकते हैं कि ए इज टॉलर, ए इज टॉल एंड बी इज शॉर्ट. ए ऊंचा है. लेकिन अभी यहां एक सी आ जाए और सी की कंपैरिजन में हम बात करें तो हम कहेंगे ए शॉर्ट. तो बात तो बदल गई. अभी मैं कह रहा था ए टॉल, ए शॉर्ट. कहने का मतलब कि जो रिलेटिव टर्म होती हैं वो बदल जाती हैं या बदल सकती हैं अगर हमारा कंपैरिजन बदल जाए. तो इसमें क्या होता है, हमें हमेशा कंपैरिजन बताना चाहिए. जैसे हम कहेंगे, हम देखेंगे इन दोनों को, कहेंगे अरे ये तो ऊंचा है. फिर हम इसको देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो छोटा है. तो सुनने में लगेगा कि ये पागल टाइप की बात कर रहे हैं. अभी कह रहे थे ये ऊंचा है, फिर कह रहे थे छोटा है. तो इसलिए वो पागल टाइप की बात हो गई, क्योंकि बात अधूरी की गई. अधूरी बात पागल की बात होती ही है. पूरी बात करिए ना कि ए बी के मुकाबले ऊंचा है और सी के मुकाबले छोटा है. अब कहां उल्टी बात है भैया. आप इतना बोलेंगे ए ऊंचा है, गलत हो जाएगा. ये बी के मुकाबले ऊंचा है, तो क्या ये मेरे मुकाबले पेन है? नहीं, ये पेन है. तो कुछ चीजें किसी के मुकाबले में होती हैं वो रिलेटिव टर्म कहलाती हैं, और जो किसी के मुकाबले में नहीं होती, खुद में होती हैं, वो एब्सलूट टर्म कहलाती हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये दो टर्म हैं ये इसका नहीं बल्कि इसका एग्जाम्पल है. मतलब रेस्ट में होना ये एब्सलूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है. मोशन में होना रिलेटिव टर्म है.
तो रेस्ट और मोशन ये जो टर्म है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव टर्म एंड नॉट ऑफ एब्सोल्यूट टर्म। जैसे मान लीजिए कि हम अपने को कहें कि मैं रेस्ट में हूं, सही बात है, मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अगर सूरज के मुकाबले कहें, कल्पना करिए, ऐसा हो नहीं सकता, पर कल्पना करिए कि एक आदमी सूरज पे खड़ा हो जाए, अगर पॉसिबल हो, और वहां से मुझे देखे, अगर देख सके तो देखेगा कि अर्थ में मैं खड़ा हूं और अर्थ घूम रही, तो कहेगा ये तो शर्मा जी घूम रहे, ये खड़े कहां हैं? तो मैं भी खड़ा हूं जमीन के मुकाबले एज कंपेयर टू दिस, और मैं सन के मुकाबले चल रहा हूं। कोई कार में चला आ रहा है, वो देखेगा मुझे तो कहेगा अरे शर्मा जी तो चले आ रहे हैं। वो ईस्ट में जा रहा है तो वो मुझे देखेगा मैं वेस्ट में जा रहा हूं, तो मैं वेस्ट में जा रहा हूं। पेड़ है, आप देख रहे हैं, अरे तो रुका है, वहीं एक गाड़ी वाला आदमी कहेगा अरे पेड़ तो दौड़ रहा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पेड़ रुका है कि पेड़ दौड़ रहा? तो आंसर ये है कि दोनों है। पेड़ रुका है रोड में खड़े आदमी के मुकाबले और दौड़ रहा है कार में चलते आदमी के मुकाबले, और दोनों बातें बराबर सही है। ऐसा नहीं है कि वो दौड़ रहा पेड़ ये कम सही है। ये वही बात हुई कि कोई कहे कि ए बड़ा है ये ज़्यादा सही बात है और ए छोटा है ये कम सही बात है, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर सही है। पेड़ दौड़ रहा है चलती कार के मुकाबले, उतना ही सही है कि पेड़ खड़ा है खड़े आदमी के मुकाबले, दोनों बराबर सही है। कोई बुराई की इसमें बात नहीं है, इसमें कहीं कोई लागल बेट की बात नहीं है, कहीं किसी पक्ष में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया में कोई भी चीज एकदम रुकी या एकदम सदा के लिए कि हर चीज के मुकाबले रुकी हो या हर चीज के मुकाबले मोशन में हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। एक्चुअली जैसे ही रिलेशन बदल जाएगा कि इसके मुकाबले कि उसके मुकाबले, वैसे ही ये बदल जाएगा कि वो चीज रेस्ट में है कि मोशन में है। इसलिए ये कहा जाता है रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स। मतलब ये है कि ए बॉडी विच इज एट रेस्ट एज कंपेयर टू वन बॉडी मे बी इन मोशन एज कंपेयर टू अनदर बॉडी, एंड बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। यही है रिलेटिव टर्म कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। तो अगर आप कार में जा रहे हैं और आपको पेड़ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही है कि आपके लिए वह पेड़ दौड़ रहा है, और पेड़ को दौड़ता हुआ मान के आप तमाम फार्मूला लगा लीजिए और बिल्कुल आपके जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो सब सही निकलेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पेड़ दौड़ रहा है यह तो सत्य है कार में चलते आदमी के लिए। ठीक है, तो अब लेते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे कि डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेंगल है, अब ये मान लीजिए 30 मीटर है, ये मान लीजिए 40 मीटर है और ये 20 मीटर है। अब अगर कोई आदमी ए से बी जाता है तो डिस्टेंस चला 30 मीटर, अब बी से सी जाता है तो 40 मीटर, और कुल मिला के ए से बी, बी टू सी चला गया तो 30 + 40 70 मीटर हो गया डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर कोई जाएगा ए टू बी टू सी तो डिस्टेंस हो जाएगा, उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस हो जाएगी 30 मीटर + 40 मीटर = 70 मीटर। ठीक है, तो कितना चलते हैं वो कहलाती है डिस्टेंस। अगर कोई यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया तो वापस आ गया, लेकिन डिस्टेंस कितना चला 30, 40, 70 और 20, 90। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। ये पाथ पे डिपेंड करता है। अगर आप ए टू सी ऐसे जाएंगे तो डिस्टेंस लगेगी 70, और ए टू सी ऐसे जाएंगे तो डिस्टेंस लगेगी 20। तो डिस्टेंस डिपेंड करती है दो बातों पे, द इनिशियल एंड द फाइनल, एंड नंबर 2 द पाथ, कहां से आप जा रहे हैं। कोई कहेगा मुझे यहां से मिर्जापुर जाना है, कितने डिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा कि अगर इलाहाबाद साइड से उधर जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगी, और अगर हनुमाना की ओर से जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगी। तो कितनी डिस्टेंस है ये डिपेंड करेगा कि आप किधर से जा रहे हैं। ठीक है, आपने बता दिया कि रीवा से मिर्जापुर का बताइए, आपने इनिशियल फाइनल पॉइंट फिक्स कर दिया, लेकिन अभी भी चूंकि आपने ये नहीं बताया कि किधर से जाऊंगा तो इसलिए डिस्टेंस चेंज हो सकती है।
और अब हम ले एक और टर्म जिसकी अक्सर चर्चा आती है। अच्छा, डिस्टेंस कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं होती, इसीलिए इसको स्केलर कहते हैं। ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, तो डायरेक्शन से एक्चुअली मतलब नहीं होता। क्यों, समझिएगा। अगर कोई कहे कि मैं ए टू बी जाऊंगा, बी टू सी जाऊंगा, तो डिस्टेंस हो गई 70, और कोई कहेगा सी टू बी जाऊंगा, बी टू ए जाऊंगा, उलट देगा एकदम, तो भी डिस्टेंस 70 ही कहेंगे, -70 नहीं कहेंगे। यहां से इलाहाबाद आप गए, डिस्टेंस 125 किलोमीटर, इलाहाबाद से यहां आए तो उसको भी 125 ही कहेंगे, -125 नहीं कहेंगे। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां से इलाहाबाद की डिस्टेंस पूछें, इलाहाबाद से रीवा की चाक घाट से होगी। तो अब लेते हैं एक डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम क्या होता है कि जहां थे, जहां पहुंचे, तो थे और पहुंचे को मिला के स्ट्रेट लाइन से और पहुंचे की ओर एरो लगा दो। जैसे यहां था कोई आदमी और फिर यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। तो उसको बोलते हैं, डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, कि आपकी पोजीशन कितना चेंज हो गई। जैसे मान लीजिए कोई यहां था ए पे, तो उसकी पोजीशन क्या थी, पोजीशन माने पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे था, देखिए ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई था और ये ओरिजिन था, और ओरिजिन से इसको मिलाने पे बन गया पोजीशन। तो पोजीशन ए की क्या हुई, ओ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए, और फिर वो पहुंच गया बी पर, मानिए वो यहां पहुंच गया, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, बी की पोजीशन ये हो गई। तो ओल्ड पोजीशन ओ ए, न्यू पोजीशन ओ बी। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर न्यू पोजीशन माइनस ओल्ड पोजीशन। याद रखिए, दुनिया में कोई भी चेंज हम निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड, नया कितना माइनस पहले कितना था। तो वेक्टर में वेक्टर को घटाने पे आप जानते हैं वेक्टर बनता है, याद रखिए। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर होता है। इट्स चेंज इन पोजीशन, द न्यू पोजीशन माइनस द ओल्ड पोजीशन। और जो डिफरेंस होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट ही होता है, इसीलिए ये शॉर्टेस्ट होता है। तो और वेक्टर होता है क्योंकि ये पोजीशन से बना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो उसको ध्यान से एक बार और बुक ढूंढकर या नेट से पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहां से यहां गया, ये वही वाला एग्जांपल लेते हैं ए बी सी, कि मान लीजिए ये 40 है, ये 20 है, ये 10 है। तो अब अगर कोई गया ए बी सी, तो ये गया ये, तो डिस्टेंस हुई, तो डिस्टेंस हो गई 60 मीटर। और इसी में डिस्प्लेसमेंट अगर वो चला, एबीसी में ही गया, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जब नापेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा न्यू पोजीशन मतलब सी, और ए का डिफरेंस यानी ये, तो वो हो जाएगा ए सी वेक्टर, और जो कि आएगा 10 मीटर फ्रॉम ए टू सी, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई यहां आ जाएगा तो डिस्टेंस होगी 70 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि वहां का वहीं आ गया, क्योंकि इनिशियल भी वहीं था, फाइनल भी वहीं था, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। अब किसी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में लगता है टाइम। अगर कम टाइम लगेगा तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। आप यहाँ से इलाहाबाद पहुँच जाएंगे 3 घंटे में, तो स्पीड कम है, और फिर 2 घंटे पहुँच जाएंगे, ज़्यादा स्पीड हो गई, 1 घंटे पहुँच जाएंगे और ज़्यादा हो गई। तो जो जो आप टाइम कम करते जाएंगे तो डिस्टेंस कम टाइम में आप पहुँचते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसलिए स्पीड की डेफिनेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड
अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितना डिस्टेंस आप गए और कितने टाइम ले गए। तो जैसे मान लीजिए कोई यहां से यहां गया, P Q R S। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये है 10 मीटर, और ये यहां से यहां तक मान लीजिए 15 मीटर। इसको ऐसे बना देते हैं। और ये है मान लीजिए 8 मीटर। मतलब यहां से हो गया ऐसा। अब मान लीजिए यहां से यहां जाने में उसको टाइम लगा 5 सेकंड, यहां से हमें 6 सेकंड, यहां से मान लो 2 सेकंड। तो जो स्पीड होगी वो यहां से यहां की अलग होगी, यहां से यहां की अलग, यहां से यहां की अलग। अगर यहां की स्पीड पूछेंगे, जैसे मान लीजिए स्पीड कोई पूछा इन क्यूआर में स्पीड पूछा, तो वही होगा डिस्टेंस 15 मीटर अपॉन टाइम 6 सेकंड। तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। और कोई पूछेगा यहां से यहां की स्पीड, तो 10/5 2 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां की स्पीड 4 डिवाइड कर देंगे। लेकिन पूछेगा यहां से यहां की, तो उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जो होती है, जब किसी की स्पीड बदलती रहे तो निकालते हैं टोटल उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। एवरेज स्पीड इन P Q R S, इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। जरूरी नहीं कि एवरेज पूरी जर्नी का ही पूछे, अगर इतने का एवरेज पूछेंगे तो आप इतना डिस्टेंस अपन इतना टाइम, पूरे का पूछेंगे तो पूरी डिस्टेंस पर पूरा टाइम। तो पूरी डिस्टेंस यानी 10 15 8, तो 25 और 8 33 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा, तो 5 6 2, तो 5 6 11 और 2 13, तो 13 सेकेंड। तो ये आ गया 2.5 मान लीजिए मीटर पर सेकंड आ गया लगभग। ठीक है, अब कोई पूछेगा एवरेज स्पीड फॉर, मान लिया QRS पूछ लिया, QRS में एवरेज स्पीड। तो QRS में एवरेज स्पीड, तो QRS का डिस्टेंस अपॉन QRS का टाइम। तो QRS की डिस्टेंस हो गई 15 और 8 23 मीटर, अपॉन टाइम लगा इसमें ये QRS में 6 और 2 8 सेकंड, तो 8 सेकंड। तो ये लगभग 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा लगभग, क्योंकि 8 3 24, लगभग थोड़ा सा कम आएगा 2.9 के करीब। समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया। अब अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये वेक्टर होती है, और स्पीड जो है वो स्केलर होती है। ये सब बातें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन हो गई डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं वी वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम स्केलर होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि वेलोसिटी PQR में, तो PQR में वेलोसिटी जो होगी, तो PQR जो पूरी जर्नी है उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये ऐसा। तो PR वेक्टर, ये कम आएगा, ये 10 और 15 25 नहीं आएगा, कम है, जो भी आएगा अपॉन टाइम। तो भाई P से R जाने में टाइम तो यहाँ 5 सेकंड लगा है, 6 सेकंड, तो टाइम तो 11 सेकंड लगा। गए ऐसे ही हैं, पर डिस्प्लेसमेंट निकालने में अपन ऐसे नापते हैं अपॉन 11 सेकंड। अब जैसे मान लीजिए इसको सीधे नापे, ये 10 था, ये 15 था, मान लीजिए सीधे नापे तो ये मान लीजिए 20 है, तो 20 मीटर अपॉन 11 सेकंड। तो ये आ गया 11 1 11 11 8 और मीटर पर सेकंड। और हाँ, वेक्टर इसमें डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन है P2R या अलोंग
पी आर, क्योंकि वेक्टर है ना, पी आर वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने समझ लिया। तो मान लीजिए कि किसी की स्पीड एक बराबर बनी हुई है। स्पीड समझते हैं, स्पीड माने फास्टनेस। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी गाड़ी से मोटरसाइकिल चला जा रहा है और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप उसको क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसे कहेंगे 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। इसे याद रखिए कि 1 किलोमीटर पर आवर होगा, उसको हम 5/18 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, और 1 मीटर पर सेकंड होगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसको आप याद रखिए। उसमें फायदा क्या होगा कि जैसे किसी ने कहा 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप कहेंगे 80, और किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको कहेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप वहाँ लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया, निकाल लीजिए, 400/18 मीटर पर सेकंड में आ गया। तो इस तरह से हम कभी कभी यूजुअली क्या है कि ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड होता है, तो उसको हम किलोमीटर पर आवर दिया हो तो मीटर पर सेकंड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी आदमी की स्पीड है मोटरसाइकिल वाले की 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है कि वो 80 किलोमीटर जाएगा? नहीं, हो सकता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी गाड़ी में 80 पर काटा रहा होगा, इस स्पीड से चल रहा है वो, तो 80 किलोमीटर नहीं जाएगा, हो सकता है वो 100 मीटर ही जाए, अपने मित्र के यहाँ रुक जाए। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि वो इतना तेज है कि अगर 1 घंटे तक उतना तेज चलता रहा तो 80 किलोमीटर निकल जाएगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज सच अ फास्ट स्पीड विच में कवर 80 किलोमीटर इन 1 आवर। सच अ फास्ट स्पीड इट मे कंटिन्यू फॉर 1 मिनट, हाफ मिनट, कितनी देर भी चल सकती है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 2 घंटे चले गए तो 160 किलोमीटर चले गए, लेकिन स्पीड आपकी यही कहलाएगी कि 80 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी स्पीड, तो ये स्पीड क्या बताता है? फास्टनेस बताता है कि आप कितना तेज हैं। जैसे कि स्पीड का मतलब है, जैसे ये कम स्पीड, ये ज्यादा स्पीड, ये और ज्यादा स्पीड, ये स्पीड, स्पीड में फास्टनेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो अब मान लीजिए किसी चीज की स्पीड सेम है, जा रही, सेम स्पीड। अब किसी ने कहा कि किसी की वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है, अगर सेम वेलोसिटी मतलब वो एक ही तरफ जाता जा रहा है, तो क्या आप यहां से अपने घर सेम वेलोसिटी में जा सकते हैं? तो आप मुड़ भी नहीं सकते और तेज धीमे भी नहीं हो सकते, उसी वेलोसिटी से जाएंगे तो टकरा जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो सेम वेलोसिटी से जब कोई चीज जाती है, मतलब सेम स्पीड, जैसे मान लीजिए किसी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, और उसके सेम स्पीड माने सेम वेलोसिटी माने एक ही डायरेक्शन में भागा जा रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखें, एक वर्ड आएगा यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन, याद रखें, एट कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जिसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब उसी पेस में, उसी डायरेक्शन में वो चला जा रहा है। ऐसा मोशन करा नहीं पाएंगे लेकिन अपन समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब मान लीजिए उसकी वेलोसिटी बदल रही है, कभी ज्यादा हो गया तेज, कभी धीमा हो गया, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या उसका एक और नाम है एक्सेलरेटेड मोशन। उसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेटेड का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। जैसे मान लीजिए कि
कि ये यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सेलेरेटर देखिएगा, स्पीड बढ़ गई, या ऐसे हो सकता है, ये स्पीड कम हो गई, फिर उल्टी हो गई। ये सब एक्सेलरेटेड मोशन कहलाते हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी बदलती है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन इज अनदर नेम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर किसी की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उस मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग खुद ही यहां से जब घर जाएंगे तो वी ऑल विल डू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, विल चेंज अवर वेलोसिटी। अगर आप चले जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से और अगर आप मुड़ गए भले उतना ही वेलोसिटी से, लेकिन याद रहे ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्योंकि आप मुड़ क्यों गए? यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी मतलब सेम पेस इन सेम डायरेक्शन। आप मुड़े भी तो मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई सर्कल में ऐसे घूम रहा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है आपकी। फिर इधर आप जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, भले आप उतना ही तेज जा रहे हैं, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें एक डेफिनेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्मॉल ए वेक्टर, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको ऐसा लिखते हैं कि वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन ये कहलाता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन को हम लोग कहते हैं r वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो ये है वेलोसिटी का फार्मूला, इसको अपन कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसमें आप ले लेंगे एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। कि हमने आज आपको लिख के बताया था कि एब्सोल्यूट टर्म, रिलेटिव टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म के कितने एग्जाम्पल बताए थे? दुनिया में बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने कितने लिखे थे? तो ऑप्शन 1 है 2 एग्जाम्पल्स लिखे थे, ऑप्शन 2 है 1 एग्जाम्पल लिखे, ऑप्शन 3 है 3 एग्जाम्पल लिखे, ऑप्शन 4 है 4 एग्जाम्पल लिखे। कितने एग्जाम्पल ऐसे बिल्ड कर लेते हैं? ऑप्शन 1 है 1 एग्जाम्पल, ऑप्शन 2 है 2 एग्जाम्पल, ऑप्शन 3 है 3 एग्जाम्पल, ऑप्शन 4 है 4 एग्जाम्पल। काहे के कि जो एब्सोल्यूट टर्म्स के कितने एग्जाम्पल बोर्ड में लिखकर बताए गए थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।